जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सूचित किया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और उसी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने कि उसी के साथ में हम लोगों के जो और भी कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं उसमें आपका क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक का एनसीईआरटी जिसका फीस 1399 रुपये है और वहीं यूपीएससी सीएससी परीक्षा को लेकर के 2025 को टारगेट करते हुए 2 साल का जो बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है उसमें एनसीईआरटी प्रीलिम्स मेंस और उसी के साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी का ऑप्शनल भी इंक्लूड है जो कि 25,000 फीस उसका रखा गया है जो कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए यूपीएससी परीक्षा 2024 के लिए जो टेस्ट सीरीज है जिसका शुल्क 2099 रुपये है, उसी के साथ में यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का वो 11,999 रुपये उसका फीस है। बाकी आप अदर किसी परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि लगभग 30 प्लस परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आप लोगों की लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो बताया यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, और उसमें आप लोगों का जो टारगेट हम लोगों ने रखा है वो इस तरीके से है जैसा कि लास्ट में बताया था। 90 चैप्टर वाइज टेस्ट, एनसीईआरटी, सेक्शनल, प्रीवियस ईयर, फुल टेस्ट और पीवाईक्यू जो कि सेक्शनल पर आधारित रहेंगे, सीसेट, करंट अफेयर्स। ठीक है, टोटल 350 टेस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट विद वीडियो सॉल्यूशन में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी के साथ में आप लोगों को रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और पेमेंट का जो मेथड है, ज्वाइन करने का जो मेथड है वो आप लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से आप पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, आपको बैच में एनरोल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा टेस्ट सेकंड है आज का, इसमें आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट 1 के बारे में। इससे पहले हम लोग पॉलिटी का कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि प्रत्येक दिन आप लोगों को 4 से 5 टेस्ट हम लोग कंप्लीट करवा के विद सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन दिया है, अशोक शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के शिलालेख के बारे में इधर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि कंधार शिलालेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है अफगानिस्तान में लंपा का शिलालेख, उसमें अशोक को अरमाइक भाषा में देवाना पिया कहकर के संबोधित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी यानी कि जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों को पढ़ा। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक के जो शिलालेख हैं अफगानिस्तान में 2 स्थानों पर पाए गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर देखोगे तो ये 2 स्थानों पर पाए गए थे। अशोक के जो शिलालेख थे कितने स्थानों पर? अफगानिस्तान में ये 2 स्थानों पर पाए गए थे। ठीक है, और वो 2 स्थान कौन से थे? याद रखिएगा कंधार और लंपा का। कंधार और लंपा का इन 2 स्थानों पर पाए गए थे अशोक के शिलालेख। कंधार शिलालेख द्विभाषी है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अरमाइक भाषा में लिखी गई जो लंपा का है जो अभिलेख है उसमें अशोक को देवानाम पिया कहकर के उसको संबोधित उसमें किया गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल या जो कंपनी थी उसके जो अधिकारी थे जेम्स प्रिंसिप, उन्होंने शुरुआती शिलालेख और जो सिक्के थे उनमें इस्तेमाल जो की गई थी जो लिपि जो ब्राह्मी और खरोष्टी थी उनको पढ़ा। उन्होंने इस चीज को पाया कि इनमें से अधिकांश में एक राजा का उल्लेख है जिसे प्रियदर्शी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है देखने में सुखद, प्रिय। ठीक है ना, जो कि अशोक के बारे में कहा गया था। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है धोलावीरा और लोथल में पूरी बस्ती को किलेबंद कर दिया गया था और शहर के भीतर के हिस्सों को भी दीवारों से अलग कर दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है कि लोथल में घर मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे, नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है?
ठीक है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा और जानते भी हैं कि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा सा ऊंचा पश्चिमी भाग और एक बड़ा निचला, जो बड़ा था जिसे हम लोग कह सकते कि निचला पूर्वी भाग, फिर भी क्या था इसमें भिन्नताएं थी, है ना। धौलावीरा और लोथल, लोथल गुजरात में है, जैसे स्थल जो थे इन पर देखोगे तो पूरी बस्ती को किलेबंद कर दिया गया था और शहर के भीतर के जो हिस्से थे उनको भी दीवारों से अलग कर दिया गया था। यानी कि लोथल के भीतर का जो गढ़ था वो दीवार से घिरा नहीं था बल्कि ऊंचाई पर बनाया गया था वो। और जल निकासी की जो प्रणाली थी केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, हम लोग कह सकते हैं कि छोटी बस्तियों में भी वो देखने को मिलती थी, पाई जाती थी। और लोथल में सबको पता है घर जो कच्ची कच्ची मिट्टी होती है और उसकी जो ईंटें थी उसके बनाए गए थे, ठीक है। और नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो इसमें हमारी दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बिल्कुल। और इसने पूछा है कौन से क्वेश्चन में कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म, पहला है कि ध्यान मुद्रा जिसे समाधि भी कहा जाता है, जिसमें बुद्ध के दोनों हाथ अपनी गोद में ऊपर की ओर होते हैं। सेकंड में कह रहा है कि अभय मुद्रा निर्भयता का प्रतीक है और शक्ति और ऊर्जा सुरक्षा का प्रतीक है। तीसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा का प्रदर्शन बुद्ध ने प्रथम उपदेश देते समय किया था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ठीक है, कौन सा या कौन से सही है। तो याद रखना ध्यान मुद्रा ध्यान और अच्छे कानून की एकाग्रता का एक संकेत है, कि इंडिकेशन है। इस मुद्रा में दो हाथों को गोद में रखा जाता है, दाएं हाथ को जो है बाएं हाथ पर रखा जाता है और उंगलियां जो होती हैं पूरी तरह फैली हुई होती हैं और हथेलियां ऊपर की ओर होती हैं। इसे समाधि भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समाधि भी कहते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अभय मुद्रा की बात करें, अभय मुद्रा का मतलब होता है बिना किसी भय की मुद्रा। तो ये अभय मुद्रा जो है सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अगर भूमि स्पर्श मुद्रा की बात करें कि कह रहा है कि इसका प्रदर्शन बुद्ध ने प्रथम उपदेश देते समय किया था, तो याद रखना धर्म चक्र मुद्रा का प्रदर्शन भगवान बुद्ध ने पहले उपदेश देते समय किया था, ना कि भूमि स्पर्धा मुद्रा को, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें किसका यूज किया था उन्होंने, जो है धर्म चक्र मुद्रा का, ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा का यूज किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। इसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहां पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे। सिंधु लोग व्यापार संबंधों के लिए धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे। सिंधु लोग घोड़ों और हाथियों के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी के लोग पहिए और गाड़ियों का उपयोग जानते थे। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। याद रखिएगा सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे और लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में उगाया जाता था वो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बात करें सिंधु लोग जो थे व्यापारिक संबंधों के लिए जो है क्या करते थे, धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे। वास्तव में विनिमय को जो है वजन की एक सटीक प्रणाली के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, ठीक है ना। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट जो है। और हड़प्पा काल में हाथी और गैंडे, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में जो है हाथी और गैंडे बहुत प्रसिद्ध थे, ना कि ये कह रहा है कि सिंधु लोग घोड़े और हाथियों के बारे में जानते थे। गलत है, नहीं जानते थे, गलत है, क्योंकि वो हाथी और गैंडे के बारे में जानते थे, बहुत प्रसिद्ध थे, घोड़े वगैरह के बारे में, सबके बारे में। और बैलगाड़ियों में ध्यान रखना टेराकोटा जो खिलौना है मॉडल जो होता है उससे पता चलता है कि ये भूमि मार्गों पर सामान और लोगों के परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। तो ये उनका उपयोग भी जानते थे। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। इधर हमारे पाषाण युग स्थल हैं, इधर राज्य दिए गए हैं। तो हथनौरा, गुडियम, कुचाई,
इधर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो हथनौरा है वो उच्च पुरापाषाण काल का है। किसका है? उच्च पुरापाषाण काल का है। गुड़ियम गुफाएं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के एक प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की है, ठीक है ना। कुचाई, उड़ीसा, इनका उत्खनन देखोगे तो प्रागैतिहासिक जो स्थल है, जो नवपाषाण कालीन जो कलाकृतियां हैं उनके लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे इस चीज को कि जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को जो हथनौरा है वो महाराष्ट्र नहीं बल्कि कहां? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का कह सकते हैं कि हथनौरा जो है उच्च पुरापाषाण काल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इधर अवधि है, इधर अर्थ है। युक्तस, रज्जुकस, प्रादेशिक, ग्रामीण प्रशासक, राजस्व अधिकारी और जिलों के प्रमुख, ठीक है। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? तो याद रखिएगा, युक्तस ये अधीनस्थ राजस्व अधिकारी हुआ करता था, ठीक है ना। तो पहला गलत हो जाएगा अपना। रज्जुकस की बात करें तो भूमि का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार हुआ करता था ये। कौन? किसके लिए? भूमि का मूल्यांकन करने के लिए ये जिम्मेदार हुआ करता था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रादेशिक की बात करें तो ये जिलों का प्रमुख होता था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3, ठीक है, केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला स्टेटमेंट है प्रारंभिक वैदिक युग में राजा का चुनाव सभाओं द्वारा किया जाता था। सेकंड में कह रहा है कि उत्तर वैदिक युग के दौरान पशुचारण ने अपना महत्व खो दिया। थर्ड में बताया है कि उत्तर वैदिक युग के दौरान विनिमय के माध्यम के रूप में सिक्कों के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ठीक है, कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजा का चुनाव जो है, जो आदिवासी सभा हुआ करती थी उसके द्वारा किया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? समिति कहते थे, ठीक है ना। समिति के द्वारा होता था, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसका स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। ये उत्तर वैदिक काल के दौरान देखोगे तो जीवन जीने के देहाती और जो अर्ध घुमंतु रूप में कह सकते हैं जो पृष्ठभूमि थी उसमें चले गए और कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बन गई थी और जीवन व्यवस्थित और क्या था? गतिहीन हो गया था, ठीक है ना, बिल्कुल गतिहीन हो गया था। तो सेकंड वाला भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और तीसरे में जो इसने कहा है, देखो निष्क के अलावा देखोगे जिसे प्रारंभिक वैदिक युग में पेश किया गया था, सतमना सोने के सिक्के, है ना, कृष्णा चांदी के सिक्के, इनके भी विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाते थे। ये कह रहा है कि प्रमाण नहीं मिला है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 इसके स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है उपसंपदा। उपसंपदा शब्द बौद्ध धर्म में क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है बौद्ध संप्रदाय के दान से अर्जित धार्मिक योग्यता, बौद्ध मठ से जुड़ी संपत्ति, तीसरा है बुद्ध धर्म में प्रारंभिक रूपांतरण और चौथा है बौद्ध भिक्षु की दीक्षा का अंतिम चरण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म में प्रारंभिक रूपांतरण। क्योंकि याद रखिएगा उपसंपदा जो है उच्च दीक्षा, इसका बौद्ध अनुष्ठान जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि एक नौसखिया भिक्षु या भिक्षु बन जाता है। समन्वय आवश्यक रूप से देखोगे तो स्थायी नहीं है। कुछ देशों में क्या है कि एक भिक्षु के जीवन काल में दोहराया जा सकता है, यानी कि बौद्ध धर्म में प्रारंभिक रूपांतरण था ये। समन्वय के लिए क्या है कि उम्मीदवार जो होगा, जो व्यक्ति होगा, उसकी आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि उसके पास अपने माता पिता की अनुमति होनी चाहिए, उसे सैन्य सेवा से छूट होनी चाहिए, ऋण हो गया, संक्रामक बीमारी हो गई, इनसे मुक्त होना चाहिए। और जो बौद्ध धर्म है उसमें कम से कम कुछ समय या कम कह सकते हैं कुछ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए उसको जो है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म में प्रारंभिक रूपांतरण। अगला क्वेश्चन, अगले में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इधर खिल, धान्य, सालभोग और पल्ली छंदम
एक बंजर भूमि, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि, एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि। ठीक है, तो याद रखिएगा वैदिक युग में भूमि को जो है उर्वरा कहते हैं खेती योग्य जो भूमि होती है, खिला कहते हैं बंजर भूमि को, धनवा कहते हैं बंजर भूमि को, अरण्य कहते हैं किसको, जंगल को, आप लोग जानते हो। तो इनके रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो जो कह रहा है सालभोग, जो सालभोग की इधर बात ये कर रहा है सालभोग की, तो ये सालभोग क्या था, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि हुआ करती थी। ठीक है ना, ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं, बिल्कुल रिवर्स नहीं कहेंगे, रिवर्स ही कहेंगे, क्योंकि जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि उसको पल्ली छंदम कहते थे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे गलत हैं, बाकी के फर्स्ट और सेकंड ठीक है। राइट आंसर भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने दिया है पहला स्टेटमेंट कि वे शासकों के चित्रों वाले सिक्के जारी करने वाले पहले मूल भारतीय शासक थे। सेकंड में कह रहा है कि उन्होंने अपनी मां के नाम को अपना उपनाम बना दिया। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को अधिक संरक्षण दिया। फोर्थ में कह रहा है कि वे बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों का समर्थन करते थे। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में उपरोक्त विशेषताएं थीं? वाकाटक साम्राज्य, सातवाहन वंश, पल्लव साम्राज्य और राष्ट्रकूट वंश। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सातवाहनों के बारे में, ठीक है ना, सातवाहनों के बारे में पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर भी सातवाहन हो जाएगा, क्योंकि सातवाहनों की पहचान जो है पुराणों के आंध्रों से की जाती है। जो पुराणों में आंध्रों के बारे में बताया जाता है उनसे की जाती है, क्योंकि सातवाहनों ने जो है ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणवादी वैदिक परंपरा का पालन किया। सातवाहन और शक लंबे समय तक संघर्ष में शामिल थे, यानी कि जो ऊपर दिए गए हम लोगों को स्टेटमेंट हैं वो सातवाहनों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है संगम साहित्य व्यक्तिगत जीवन जैसे प्रेम और रिश्तों के साथ साथ नैतिकता, वीरता, मूल्यों और सामाजिक रीति रिवाजों दोनों से संबंधित है। वहीं संगम साहित्य की रचना स्त्री और पुरुष दोनों कवियों ने की है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो याद रखिएगा संगम साहित्य से रिलेटेड जो कविताएं हैं उनकी रचना समाज के अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग वर्गों के पुरुष और महिलाएं दोनों ने यानी कि तमिल कवियों के द्वारा की गई है। बाद में इन कविताओं को अलग अलग संकलनों में एकत्रित किया गया, संपादित किया गया और 1000 ईस्वी के आसपास संकलनकर्ताओं और जो व्याख्याकार थे उनके द्वारा कोलोफोन के साथ इसको जोड़ा गया। यानी कि संगम कविताएं 2 श्रेणी में आती हैं आप लोगों की, आंतरिक क्षेत्र जिसे अगम कहते हैं और बाहरी क्षेत्र जिसे हम लोग पुरम कहते हैं। जैसा कि पहले उपलब्ध तमिल व्याकरण और जो लोकपियम में वर्णित किया गया था वैसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि आंतरिक क्षेत्र विषय जो है वो व्यक्तिगत या फिर जो मानवीय पहलू होते हैं जैसे प्रेम, यौन संबंध है ना, इन सबको संदर्भित करते हैं, यानी इन्हें रूपक और अमूर्त तरीके से निपटाया जाता है। बाहरी क्षेत्र विषय में देखोगे तो जो मानवीय अनुभव होते हैं उनके सभी पहलू जैसे वीरता, नैतिकता हो गई, परोपकार हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, रीति रिवाज हो गया, इन सब पर चर्चा करते हैं। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में अवैतनिक श्रम को संदर्भित करता है? बाली, शुल्का, उद्रंगा और विष्टि। याद रखना संस्कृत में जो विष्टि है उसका मतलब होता है अनिवार्य या जबरन श्रम करवाना, यानी कि राज्य के द्वारा किसानों पर जो लगाए जाने वाले जो 4 प्रकार के कर थे उनमें से एक प्रकार का ये कर था। यानी कि बाकी के 3 थे वो कच्ची उपज पर कर थे या युद्ध या काल के दौरान उपज पर विशेष कर या राजा के घर में उसकी जो प्रजा थी उसके द्वारा कभी कभार दिया जाने वाला योगदान वो था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विष्टि को संदर्भित करता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। विशेष निर्माण शिल्प और वस्तुओं के लिए मौर्योत्तर केंद्र इधर दिया हुआ है, मथुरा, उरैयूर, तक्षशिला और येलेश्वरन। ठीक है, कपड़ा, रंगाई, शीशा, टेराकोटा। तो उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। ठीक है,
इसमें से सही सुमेलित बताना है। तो इसमें हमारे सभी के सभी सही सुमेलित हैं। मथुरा कपड़ा के लिए केंद्र था, उरई उरंगाई के लिए, तक्षशिला शीशा के लिए और येलेश्वरम जो है टेराकोटा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय युग को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। गुप्त काल, विक्रम संवत, शक संवत। तो आप सबको पता है बड़े अच्छे तरीके से, गुप्त काल की अगर हम लोग बात करें तो 320 ईस्वी। ठीक है, 320 ईस्वी। विक्रम संवत की बात करें तो ये 58 या फिर हम लोग कह सकते हैं 56 ईसा पूर्व से। ठीक है, और शक संवत की बात करें तो सबको पता है 76 या फिर 78 ईस्वी। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड जो बनेगा इसमें बन जाएगा आप लोगों का 2, 3, 1। ठीक है, 2, 3 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 1। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है पंच महाव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैववाद और वैष्णव। ठीक है, तो सबको पता है ये जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत थे, जैसे अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अचौर्य या अस्तेय, अपरिग्रह, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है मौर्य काल के दौरान भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में पक्की ईंटों का उपयोग और शहरों का उदय देखा गया। कुषाण राजाओं ने गुप्तकालीन सोने के सिक्कों की तुलना में उच्च स्तर की धातु शुद्धता वाले कई सोने के सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की। हर्ष ने अशोक के समान केंद्रीकृत प्रशासनिक तरीकों का पालन किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना, हर्ष ने प्रशासन की विकेंद्रीकरण प्रणाली का पालन किया था। किसका? विकेंद्रीकरण प्रणाली का प्रयोग किया था, ना कि अशोक के केंद्रीकृत। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है इसने गुप्त राजाओं के बारे में, गुप्त राजाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। सेकंड है महरौली लौह स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त से जुड़े हुए हैं। तीसरा है चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का दौरा किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण था वो कुमारगुप्त के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? कुमारगुप्त के काल में हुआ था। महरौली लौह स्तंभ जो शिलालेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से, यानी कि पहला तो गलत हो ही गया क्योंकि ये कुमारगुप्त से संबंधित था, उसके काल से कुमारगुप्त। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है कि समुद्रगुप्त से जुड़े हुए, बल्कि वो किससे जुड़ा हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ था, यह भी गलत है। तीसरा वाला भी गलत है क्योंकि हुएनसांग ने जो है हर्ष काल के दौरान दौरा किया था। किसके दौरान? यह कह रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का दौरा किया। ठीक है, इसने किया था, हुएनसांग ने हर्ष काल के दौरान दौरा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये गुप्त राजाओं की पूछ रहा है ना, तो वो हर्ष के काल में किया था। ठीक है, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है शब्द स्वदेशी, शब्द जो है कौन सा? स्वदेशी, एनुर्वर और नानादेशी किसको दर्शाते हैं? ट्रेडर्स, व्यापार मंडली, विदेशी, आयातित उत्पाद या ग्राम अधिकारी। ठीक है, तो याद रखना, पल्लव काल जब था और पल्लव काल के दौरान जो व्यापारी हुआ करते थे उनको स्वदेशी और एनुरुबर और नानादेशी, नानादेशी कहते हैं विदेशी व्यापारी को। ठीक है, इनको कहा जाता था। उन्होंने संघों का गठन किया और ऐहोल उनका मुख्य संघ था, और जो मणिग्रामम होता है उसको व्यापारियों का संगठन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेडर्स। ठीक है, ये ट्रेडर्स को दर्शाते हैं, व्यापारियों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में बसादी क्या है? तो पूर्वी भारत में उत्पादित बढ़िया मलमल का कपड़ा, भारत में तुर्कों द्वारा शुरू की गई कांच बनाने की एक तकनीक,
जैन मठ स्थापना, असम में एक नृत्य शैली। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्राचीन काल के दौरान जो है जैन धर्म के जो मठवासी प्रतिष्ठान हुआ करते थे, जिन्हें बसादी कहा जाता है, उनसे सीखने के स्रोत के रूप में ये मौजूद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन मठ स्थापना। ठीक है, जैन मठ स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। इधर हमारे दर्शन है, उधर इनकी व्याख्या है। ठीक है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा। सांख्य में कह रहा है कि ईश्वरीय एजेंसी दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। वैशेषिक में कह रहा है कि विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों के लिए तर्क और व्याख्या और औचित्य की कला। मीमांसा में कह रहा है भौतिक वस्तुओं या भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं। उपरोक्त या निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा, सांख्य 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 वाला जो है ईश्वरीय एजेंसी दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वैशेषिक ये कह रहा है वैदिक विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों के लिए तर्क और व्याख्या और औचित्य की कला, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैशेषिक कहते हैं भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं। ठीक है ना, भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती है, उस चीज की व्याख्या करता है ये। ठीक है, अगर हम लोग मीमांसा की बात करें तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों के लिए तर्क और व्याख्या और औचित्य की कला में से संबंधित है, यानी कि एक दूसरे के ये बिल्कुल रिवर्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे हिस्ट्री के सेक्शनल मिनी टेस्ट के 1 का एक्सप्लेनेशन, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन लेक्चर्स के मिलते रहें टाइम टू टाइम जो है। ठीक है, और शेयर करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। और कोई आपका लोगों का डाउट है तो वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो आपको कॉन्टैक्ट दिया गया उसके जरिए से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली टेस्ट के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।